नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 16, जो कि हम संपूर्ण हिंदी का निचोड़ इन प्रश्न उत्तरों के माध्यम से करने की कोशिश कर रही है। विद एक्सप्लेनेशन के साथ प्रश्नों को करते हुए हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है सफलता का राज निरंतर अभ्यास। इसी उद्देश्य के साथ हम एक एक प्रश्नों के और अन्य सभी तथ्यों को देखते हुए हम अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो, हिंदी संबंधी या फिर एनटीए नेट की परीक्षा हो, तो उन सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास हेल्पफुल रहेगी, जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज की क्लास के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट नंबर 16 हम कर रहे हैं और DSSB के एग्ज़ाम को हम टारगेट करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रही है। DSSB टीजीटी पीजीटी परीक्षाएँ अभी हाल ही में जो होने जा रही हैं, उन्हीं के प्रैक्टिस सेट को हम करने की आगे बढ़ाते हुए करने की कोशिश कर रहे हैं और सभी परीक्षाओं के लिए ये हेल्पफुल रहेंगे। तो ऐसा नहीं है केवल DSSB में ही आपको काम आएंगे, सभी परीक्षाओं के लिए मददगार साबित होंगे, जहाँ पर भी हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 देख लेते हैं। डिंगल कवियों की वीर गाथाएँ, निर्गुणिया संतों की वाणियाँ, कृष्ण भक्ति या रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्ति या वेदी भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। इन 6 धाराओं को अपभ्रंश कविताओं का जो स्वाभाविक विकास किसने कहा है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है, ये आपको बताना है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? सही आंसर हो जाएगा हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2, स्वामी अगरदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? स्वामी अगरदास जी का संबंध जो है किस भक्ति शाखा से है? वो है राम भक्ति शाखा से। तो अगरदास जी से संबंधित और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। राम भक्ति परंपरा के रसिक भावना के समावेश का श्रेय अगरदास जी को जाता है। इन्होंने रसिक संप्रदाय का प्रवर्तन किया। कई बार पूछा जाता है परीक्षा में, रसिक संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया, कौन है इनके प्रवर्तक रसिक संप्रदाय के? तो अगरदास जी, ये आपको ध्यान रखना है। अगरदास जी ने रसिक संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। और अगरदास जी के प्रमुख ग्रंथ भी कई बार पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है। ध्यान मंजरी, राम भजन मंजरी, उपासना बावनी तथा पदावली, ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं अगरदास जी के। राम भक्ति शाखा में राम को आधार मानकर काव्य की रचना की गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगरदास जी राम भक्त कवि थे। इन्होंने अंतानंद के शिष्य कृष्ण पैरी से दीक्षा ग्रहण की, यानी कि कृष्ण पैरी अगरदास जी के जो है गुरु माने जाते हैं। अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पहरी जो है अगरदास जी ने से इन्होंने दीक्षा ग्रहण ली। और नाबादास तुलसीदास के समकालीन भक्त कवियों के में विशेष स्थान रखते हैं। तो नाबादास तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवियों में जो है अगरदास जी अपना विशेष स्थान रखते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद तुलसीदास जी से संबंधित कुछ और उनकी रचनाएं देख लेते हैं, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है। उनका प्रकाशन वर्ष भी पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। तुलसीदास जी का सबसे पहले जन्म देख लेते हैं। 1532 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1623 ईस्वी में। रामचरितमानस इनकी अवधी भाषा का एक जो है प्रसिद्ध महाकाव्य, सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है, जिसका जो है समय 1574। फिर है विनय पत्रिका 1585, कृष्ण गीतावली 1571, कवितावली 1612, पार्वती मंगल 1682 और जानकी मंगल जो है 1582, रामलला नछो 1586। बढ़ते हैं आगे, फिर देख लेते हैं नाबादास जी के संबंध में। नाबादास तुलसीदास के समकालीन भक्त कवियों में विशेष स्थान रखते थे। उसके नाबादास जी भी है जो है तुलसीदास जी के समकालीन कवियों में है। स्वामी अगरदास जी के शिष्य नाबादास का
विशिष्ट स्थान है। तो स्वामी अगरदास जी के शिष्य यानी नाभादास का विशिष्ट स्थान है। नाभादास जो है किसके शिष्य रहे हैं? अगरदास जी के। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है अगरदास जी का गुरु का क्या नाम है। तो अगरदास जी का गुरु का नाम जो है कृष्ण पहरी, और कृष्ण पहरी जो रहे हैं अगरदास जी के गुरु, और उसके बाद जो है नाभादास जी के गुरु रहे हैं अगरदास। इस प्रकार से आपको शिष्य परंपरा को ध्यान रखते हुए एक एक प्रश्नों को समझते हुए ध्यान से बार बार रिवाइज करते हुए चलना है। नाभादास जी की 3 कीर्तियाँ उपलब्ध है। कौन कौन सी है देख लेते हैं। भक्तमाल जो है नाभादास जी की प्रसिद्ध कीर्ति रही है, जिसमें कि जो है 200 कवियों का जो इन्होंने वृत्तांत अपनी इस कीर्ति के अंतर्गत किया है। और अष्टयाम जो है इनके प्रसिद्ध की रचना रही है, नाभादास जी द्वारा लिखी गई राम भक्ति संबंधी सपुट पद भी इन्होंने लिखे हैं। भक्तमाल और अष्टयाम कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। भाई नाभादास की दोनों ये रचनाएं प्रसिद्ध हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे। जायसी ने अपनी किस काव्य कीर्ति में कयामत का वर्णन किया है? जायसी जी द्वारा जो है इनकी रचना आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन किया है। कहनावत, अखरावट और कहरनामा आखिरी कलाम, ये सभी की सभी रचनाएं मलिक मोहम्मद जायसी जी की है, सूफ़ी कवि रहे हैं। और आखिरी कलाम जो है में इन्होंने किसका वर्णन किया है? कयामत का वर्णन किया है, जो कि प्रश्न में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं आखिरी कलाम रचना जायसी द्वारा रचित, इसमें कयामत का वर्णन हुआ है, ये आपको पता ही है। तथा हजरत मोहम्मद के महत्व को प्रतिपादित किया है। और मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म की बात करें तो 1446 माना जाता है, मृत्यु 1542। भक्ति काल की सूफ़ी काव्य धारा के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। जायसी जी ये सूफ़ी फ़कीर शेख मोहद्दी के शिष्य थे। वह जायस में रहते थे। जायस नगर में रहने के कारण ही इनका नाम जो है जायसी पड़ा। कई बार परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किस लेखक का नाम उनके जो है जन्म स्थान के आधार पर किया गया? तो ये है मलिक मोहम्मद जायसी, सूफ़ी कवि। उसके बाद जायसी जी की प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। पद्मावत, अखरावट और जो है कहरनामा, कहनावत। और इन रचनाओं का विषय भी देख लेते हैं, क्योंकि आजकल जो प्रश्न पूछने का थोड़ा सा पैटर्न बदल चुका है। रचनाओं के अंदर से उसके विषय वस्तु से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाने लगा है, तो हमें साथ साथ सभी प्रश्नों को जो है बार बार रिवाइज करते हुए चलना है। इसीलिए मैं जो है विद एक्सप्लेनेशन के साथ प्रश्नों को कराने की कोशिश करती हूँ। तो आपको भाई वीडियो पसंद आती है, प्रश्न अच्छे लगते हैं, लगता है आपकी परीक्षाओं के लिए ये हेल्पफुल रहेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक अवश्य किया करो और साथ ही कमेंट भी किया करो, जिससे मुझे नेक्स्ट क्लास और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न बनाने में थोड़ा सा और अधिक मोटिवेशन मिले, और अधिक मोटिवेशन के साथ मैं प्रश्नों को लेकर के आऊँ। तो देख लेते हैं पद्मावत के बारे में जब हम बात करें तो रतन सेन पद्मावती नागमती की प्रेम कहानी इस जो है रचना में दिखाई गई है। त्रिकोण प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। बढ़ते हैं आगे। अखरावट जो है वर्णमाला के अक्षर के ऊपर सिद्धांत प्रतिपादित किया है। ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, वर्णमाला के अक्षर पर आधारित जो है जायसी जी की कौन सी रचना है? वो है अखरावट। उसके बाद जो है कहरनामा आध्यात्मिक विवाह का वर्णन हमें देखने को मिलता है। कहनावत में कृष्ण का चरित्र वर्णन हमें देखने को मिलता है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 4 हम देखें तो विशिष्ट द्वैत के प्रतिपाद्य आचार्य कौन है? विशिष्टाद्वैत के प्रतिपाद्य आचार्य जो है या परोस्तता आचार्य भी कह सकते हैं। विशिष्टाद्वैतवाद के परोस्तता आचार्य कौन रहे हैं? तो वे रहे हैं रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो देख लेते हैं आगे इससे संबंधित और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। विशिष्टाद्वैतवाद विशिष्ट प्लस अद्वैत आचार्य रामानुजाचार्य का प्रतिपादित किया हुआ दार्शनिक मत है, और इसके अनुसार यद्यपि
जगत और जीवात्मा दोनों कार्यरत ब्रह्मा से भिन्न है, फिर भी वे ब्रह्मा से ही उद्भूत है और ब्रह्मा से उसका उसी प्रकार का संबंध है जैसा किरणों का सूर्य से। अतः ब्रह्मा एक होने पर भी अनेक है, यानी कि जो ईश्वर है, ईश्वर को एक होने पर भी उन्होंने अनेक बताया है। यही है विशिष्ट अद्वैत, विशिष्ट प्लस अद्वैतवाद का सिद्धांत। बढ़ते हैं आगे। इस सिद्धांत में आदि शंकराचार्य के मायावाद का खंडन किया गया है। आदि जो पहले, आदि का मतलब जो पहले शंकराचार्य जी हुए थे, उसके उन्होंने जो मायावाद का जो सिद्धांत दिया था उसका खंडन किया है इस सिद्धांत में। विशिष्ट अद्वैतवाद के सिद्धांत में जो है, इसमें शंकराचार्य के मायावाद के खंडन, मायावाद का के मत का जो है खंडन किया था। कई बार परीक्षाओं में इस पर घुमा फिरा कर प्रश्नों को पूछ लिया जाता है, इसीलिए मैं आपको बार बार रिवाइज करते हुए तथ्यों को कराती हूँ, ताकि आपको जो है बार बार रिवीजन होने से तथ्य समझ भी आ जाए और जो है वे सभी तथ्य याद रह पाएंगे अगर आप बार बार इनको रिवाइज करोगे। तो निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। तो बढ़ते हैं आगे। रामानुजाचार्य ने अपने सिद्धांत में यह स्थापित किया है कि जगत भी ब्रह्म ने ही बनाया है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक कौन है? गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक पूछे हुए हैं, तो गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक रहे हैं चैतन्य महाप्रभु जी। चैतन्य महाप्रभु जी वैष्णव धर्म के भक्ति योग के परम प्रचारक एवं भक्ति काल के प्रमुख कवियों में से एक रहे हैं। इन्होंने वैष्णव के गौड़ीय संप्रदाय की आधारशिला रखी है और भजन गायकी की एक नई शैली को जन्म दिया है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, जो चैतन्य महाप्रभु जी के संबंध में कहा भी जाता है भाई कि जब ये इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते थे, भगवान के जो कृष्ण के गीत गाते थे, भक्ति करते थे, तो गाते गाते वे मूर्छित हो जाते थे, इतने भाव विभोर के साथ वे गायन करते थे। तो एक नई गायन शैली को इन्होंने जन्म दिया था। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 6। हित 84 के रचयिता कौन है? तो हित 84 रचना है, उसके रचयिता माने जाते हैं हित हरिवंश राय। हित हरिवंश राय जी जो है हित 84 के रचनाकार है। राधा वल्लभ वैष्णव भक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था और ना ही जायसी का ब्रज भाषा पर। यह कथन किसका है? तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा दिया गया है कि यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि सूर का, न तो सूर का अवधि पर अधिकार था और न जायसी का ब्रज भाषा पर। जो ये कथन है शुक्ल जी ने कहा है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गिरा अर्थ जल बिची सम कहियत भिन्न भिन्न बंदो सीताराम पद जिन्हें परम प्रिय खिन। जो ये उक्तियाँ है, ये पंक्तियाँ हैं, ये किस कवि द्वारा कही गई है? तो ये जो है तुलसीदास जी की परिचित पंक्तियों में आती है। तो देख लेते हैं। यह पंक्तियाँ तुलसीदास जी के रामचरितमानस जो है रचना से ली गई है, जो कि अवधी भाषा में लिखी गई है। यानी इन पंक्तियों का अर्थ है गिरा अर्थ बिची सम कही भिन्न भिन्न, यानी कि जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान अलग अलग है, परंतु वास्तव में अभिन्न यानी कि एक है। भिन्न नहीं है, भिन्न भिन्न यानी अभिन्न है, एक है। उन श्री सीताराम बंधु सीताराम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन। उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय है। यानी ये जो पंक्तियाँ कही है भगवान श्री राम के संबंध में इन्होंने कही है कि उन श्री सीताराम के चरणों की मैं वंदना करता हूँ। पढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9। ब्रज भाषा गद्य की लिखी हुई टीकाओं की सूची में कौन से असंगत है? तो ये जो ब्रज भाषा में ब्रज भाषा गद्य में लिखी गई जो टीकाएँ हैं, इनके संबंध में पूछा हुआ है कौन सी सूची के अंतर्गत असंगत है। 3 सूची सही है और चौथी सूची हमारी जो है
असंगत है, तो उनमें से कौन सी शामिल है जो कि असंगत है? तो आंसर आपको पता ही है, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। रसिक प्रिया की टीका ईश्वरीय प्रसाद की नहीं है। अन्य जो ये टीकाएँ लिखी गई है ये जैसे कि रामचंद्रिका की टीका जानकी प्रसाद जी की है, कवि प्रिया की टीका हरिचरण दास जी की है और बिहारी सतसई की टीका जो है भगवान दीन की है। देख लेते हैं भैया आगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं हिंदी में रसिक प्रिया की सबसे प्राचीन टीका। जो हिंदी में रसिक प्रिया के सबसे प्राचीन टीकाकार कौन रहे हैं? सुरीति मिश्र, ना कि जो दिया गया है रसिक प्रिया के टीकाकार यहाँ पर ईश्वर प्रसाद दिए गए हैं, ये गलत हो जाएगा। कौन है? तो सुरीति मिश्र, सुरीति मिश्र जी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि ये बिहारी सतसई पर लिखी गई प्रमुख टीका है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कृष्णलाल कवि बिहारी के दशक पुत्र सर्वप्रथम टीका दोहे को सवैया छंद में बदला है और सुरीति मिश्र जो है अमर चंद्रिका 1937 ईस्वी में इन्होंने लिखी है। अंबिका दत्त व्यास जी द्वारा लिखी गई बिहारी बिहार रोला छंद में भावानुवाद, रोला छंद में भावानुवाद है और जगन्नाथ दास रत्नाकर जी द्वारा लिखी गई बिहारी रत्नाकर 1921 ईस्वी में सर्वश्रेष्ठ टीका रही है। खड़ी बोली में 713 दोहे इसमें दिए गई है और परमानंद जी द्वारा लिखी गई सिंगार सप्तशती और संस्कृत का अनुवाद इन्होंने किया है और आनंदी लाल शर्मा जी द्वारा फिरंगी सतसई जो कि फारसी अनुवाद है। मुंशी देवी प्रसाद जी प्रीतम द्वारा उर्दू शेरों में भावानुवाद और पदम सिंह शर्मा जी द्वारा संजीवनी भाष्य। लल्लू लाल जी द्वारा तो आपको पता ही है लाल चंद्रिका। उसके बाद देख लेते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 10। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीन धाराओं में चलता है और इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दिशा में रहता है, किसी एक के भी अभाव में यह विकलांग रहता है। यह कथन किसका है? तो धर्म का प्रभाव ज्ञान और भक्ति, इन तीन धर्म का प्रभाव जो है कर्म, ज्ञान और भक्ति, किन तीन धाराओं में रहता है। ये एक प्रश्न भी कई बार पूछ लिया जाता है कि आचार्य रामचंद्र, इसका सही आंसर हो जाएगा भाई शुक्ल जी का कथन है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल आंसर हो जाएगा हमारा। तो ये कई बार परीक्षा में ये भी पूछ लिया जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा धर्म का प्रभाव निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा धाराएं सम्मिलित नहीं है? तो आपको ध्यान रखनी है कर्म, ज्ञान और भक्ति धाराएं, तीन धाराएं सम्मिलित है और चौथी धारा कोई सी भी धारा दे देते है जैसे कि कर्म जो है, कर्म की जगह एक शिक्षा लिख देंगे, कुछ भी लिख सकते हैं चौथे ऑप्शन में। तो आपको ध्यान रखना है कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन तीन धाराओं में जो है धर्म का प्रवाह चलता है। तो ये धर्म का प्रवाह इन्होंने शुक्ल जी ने तीन धाराओं में बताया है। इस प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है और कथनों से संबंधित जो प्रश्न होते हैं, कथनों के अंदर से ही प्रश्नों को बनाकर परीक्षा में पूछ लिया जाता है, इसलिए एक एक कथन को आपको समझ के साथ पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 11। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सरल सुवर्त भूषण बिनु न बिरजाई कविता वनिता मीत, जो यह पंक्तियाँ है किस रचनाकार की है? तो ये पंक्तियाँ प्रसिद्ध कवि जो रीतिकाल के प्रवर्तक माने जाते हैं केशवदास जी के बारे में कहा गया, केशवदास जी ने कही है। तो देख लेते हैं केशवदास जी की उपयुक्त पंक्तियाँ अलंकारों के बारे में ये कही है कि अर्थात श्रेष्ठ गुणी होने पर भी कविता और वनिता यानी स्त्री आभूषणों यानी कि अलंकारों के बिना शोभा नहीं देते। केशवदास जी द्वारा रचित प्रमाणिक ग्रंथ 9 माने जाते हैं। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नखशिख, छंदमाला, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित्र और रतन बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका आदि जो है इनकी कीर्तियाँ हैं। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 12। अंग दर्पण किस कवि की रचना है? तो अंग दर्पण निम्नलिखित में से जो है रसलीन जी की रचना है। तो अंग दर्पण 1737 ईस्वी और
प्रबोध जो है 1749 के रचनाकार रसलीन है। और रसलीन का ये जो रसलीन जी है, ये रसलीन इनका उपनाम है, उपनाम से ये विख्यात है। और इनका जो पूरा नाम है यानी कि मूल नाम है वो सैयद गुलाम नबी है, जो कि रसलीन उपनाम से ये जाने जाते हैं, प्रसिद्ध है। इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, अमिय हलाल मद भरे सेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जे ही चितवत एक बार। ये भी पंक्तियां कई बार परीक्षा में पूछी जाती है। ये एक ही पंक्ति है भाई, दो पंक्ति नहीं है, ये एक ही पंक्ति है। ये अमिय हलाल मद भरे सेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जे ही चितवत एक बार। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? तो इनमें से कौन सी जो रचना है मैथिली शरण गुप्त जी की, सभी रचनाएं मैथिली शरण गुप्त जी की है। यशोधरा, पंचवटी, साकेत और विष्णुप्रिया। तो नायिका प्रधान कौन सी इनमें से नहीं है, तो हमें ये बताना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा पंचवटी। पंचवटी इसमें से नायिका प्रधान रचना नहीं है। और ये तीनों की तीनों रचनाएं नायिका प्रधान है। यशोधरा, साकेत, साकेत में आपको पता ही है उर्मिला के विरह का इसमें वर्णन दिखाया गया है 9वें सर्ग में। और विष्णुप्रिया, यशोधरा, ये सभी की सभी जो है नायिका प्रधान है। लेकिन पंचवटी जो रचना है इनकी नायिका प्रधान नहीं है। देख लेते हैं इनसे संबंधित और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त 1886 ईस्वी में इनका जन्म, 1964 में इनकी मृत्यु हो गई थी। हिंदी के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य के इतिहास में खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि भी माने जाते हैं। और मैथिली शरण गुप्त ने हिंदी साहित्य जगत में दद्दा नाम से संबोधित किया गया था। मैथिली शरण गुप्त की कीर्ति भारत भारती 1912 भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय में काफ़ी प्रतिभाशाली सिद्ध हुई थी। और मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि भी दी थी। उसके बाद मैथिली शरण गुप्त की जयंती 3 अगस्त को हर वर्ष कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद 1954 में भारत सरकार ने मैथिली शरण गुप्त को पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित खंड काव्य कौन कौन से है ये भी देख लेते हैं, क्योंकि कई बार पूछा जाता है मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा इनमें से खंड काव्य कौन सा है या नहीं है। लगभग 19 खंड काव्यों की इन्होंने रचना की है। तो देख लेते हैं, रंग में भंग, जयदत्त वर्ध और भारत भारती, पंचवटी, द्वापर। तो रंग में भंग 1909 में, जयदत्त वर्ध 1910, भारत भारती 1912, पंचवटी 1925, द्वापर जो है 1936। और रंग में भंग इनका प्रथम काव्य संग्रह भी माना जाता है। और प्रथम कविता मैथिली शरण गुप्त की कौन सी है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है, तो ये आपको बताना है। देख लेते हैं प्रश्न नंबर 14। ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ? तो ब्रज भाषा का विकास निम्नलिखित में से किससे माना जाता है? शौरसेनी अपभ्रंश से। शौरसेनी अपभ्रंश से जो है ब्रज भाषा का विकास हुआ। अलग अलग अपभ्रंश से जो है अलग अलग भाषाओं का विकास हुआ। इन जो भाषाओं के हिंदी भाषा के उद्भव और विकास के अंतर्गत जब हमने पढ़ा था, सबसे पहले आई पाली, पाली से निकली प्राकृत, प्राकृत से निकली जो सबसे पहले वही संस्कृत, वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत से निकली पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट, फिर अपभ्रंश से ही फिर अलग अलग अपभ्रंश से जो है निकल करके हिंदी भाषाओं का विकास होने लगा। अलग अलग जैसे शौरसेनी अपभ्रंश निकली, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, इस प्रकार से अलग अलग भाषाओं से फिर जो है हिंदी और हिंदीतर भाषाओं का विकास हुआ। तो ब्रज भाषा का पूछा हुआ है, तो ब्रज भाषा का विकास जो है शौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। ब्रज भाषा एक क्षेत्रीय ग्रामीण भाषा है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में बोली जाती है। इसके अलावा यह हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ जनपदों में भी बोली जाती है। अन्य भारतीय भाषाओं की तरह यह भी संस्कृत से जन्मी है। इस भाषा में प्रचुर मात्रा में साहित्य उपलब्ध है। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम बताइए? तो अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है अवहट, यानी उत्तरकालीन का मतलब होता है बाद की अवस्था। अपभ्रंश की जो पूर्वकालीन अवस्था है
और एक होती है उत्तरकालीन अवस्था। पूर्वकालीन अवस्था कौन सी हो जाएगी? हमारी प्राकृत, और उत्तरकालीन हो जाएगी अवहट। यानी कि प्राकृत अपभ्रंश से पहले जो भाषा आई वो थी प्राकृत। प्राकृत के बाद अपभ्रंश का विकास हुआ और अपभ्रंश के बाद जो निकली वो अवहट। अवहट से ही फिर जो है हिंदी, धीरे धीरे फिर है हिंदी और हिंदीतर भाषाओं का विकास होने लगा। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं इससे संबंधित और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। अपभ्रंश का प्रवृत्ति रूप या उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? अवहट है। मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? तो मगही निम्नलिखित में से किस हिंदी प्रदेश की बोली है, ये आपको बताना है। आंसर हो जाएगा हमारा बिहार। बिहार की बोली है मगही। मगही बिहार की बोली बिहार में बोली जाती है। हिंदी की अनेक बोलियाँ उपभाषाएँ हैं। भारत में कुल 18 बोलियाँ हैं। इसमें अवधी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बघेली, हड़ौती, भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, मालवी, नागपुरी, खोरठा, पंच परगनिया, कुमायूनी और मगही आदि प्रमुख हैं। इनमें से कुछ अत्यंत उच्च श्रेणी के साहित्य की रचना हुई इनमें, और ऐसी बोलियों में ब्रजभाषा और अवधी प्रमुख है। जैसे कि ब्रजभाषा में और अवधी भाषा, जैसे कि रामचरितमानस जो प्रमुख महाकाव्य है, प्रसिद्ध सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है, अवधी भाषा में लिखा गया। और ब्रज भाषा में भी जो है ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि हुए सूरदास जी। सूरदास जी ने अपनी रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी, और साथ ही तुलसीदास जी ने कुछ रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी, तो कुछ रचनाएं उन्होंने अवधी भाषा में लिखी। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ के जब रीतिकाल हमारा आया तो पूरा का पूरा रीतिकाल ब्रज भाषा में लिखा गया। इस प्रकार से कहा जाता है कि साहित्य की दृष्टि से ब्रज भाषा और अवधी भाषा जो है सर्वश्रेष्ठ भाषाओं में सामने आई। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 17 है। अपभ्रंश का मुख्य छंद कौन सा है? तो अपभ्रंश का मुख्य छंद माना जाता है दोहा। दोहा अपभ्रंश का प्रमुख छंद है। अपभ्रंश का प्रमुख छंद दोहा या दुहा है। जिस प्रकार प्राकृत को गाथा के कारण गाहा बंद कहा जाता है, उसी प्रकार अपभ्रंश को या दोहा या दुहा कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 18। आगरा का बोली क्षेत्र क्या है? तो आगरा की बोली क्षेत्र निम्नलिखित में से ब्रज है। तो धीरेन्द्र शर्मा ने डॉक्टर गिरियशन द्वारा निर्दिष्ट कन्नौजी क्षेत्र को ब्रज के क्षेत्र से अलग नहीं माना है। अपने सर्वेक्षण में के आधार पर उन्होंने जो है कानपुर तक ब्रजभाषी क्षेत्र ही कहा है, और इनके अनुसार उत्तर प्रदेश के मथुरा, अलीगढ़, आगरा, बुलंदशहर, एटा, मैनपुरी, बदायूं तथा बरेली के ज़िले जो है ये रही है। और अवधी के क्षेत्र देख लेते हैं। लखनऊ, रायबरेली, सुल्तानपुर, बाराबंकी, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, अयोध्या, जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी और अम्बेडनगर, गोंडा बस्ती, बहराइच और बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, शाश्वती और फतेहपुर, ये सभी के सभी अवधी के क्षेत्र माने जाते हैं। खड़ी बोली के क्षेत्र भी देख लेते हैं। मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून के मैदानी भाग, अम्बाला, कलसिया, पटियाली के पूर्वी भाग, रामपुर और मुरादाबाद आदि खड़ी बोली के क्षेत्र रही हैं। छत्तीसगढ़ी के क्षेत्र, छत्तीसगढ़ी भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में बोली जाने वाली एक अत्यंत ही मधुर व सरस भाषा रही है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 19। राजेंद्र यादव की कहानी इनमें से कौन सी है? तो राजेंद्र यादव की जो कहानी है वो जहाँ लक्ष्मी कैद है। जहाँ लक्ष्मी कैद है 1957 ईस्वी में राजेंद्र यादव की कहानी है। हंस के संपादक के रूप में स्त्री विमर्श और दलित विमर्श को चर्चा में लाने का श्रेय जो है राजेंद्र यादव को दिया जाता है। उसके बाद देख लेते हैं इनमें से किस हिंदी आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या की? तो इनमें से कौन सा हिंदी आलोचक है जो साधारणीकरण की व्याख्या जिन्होंने की है? वो है डॉक्टर नगेंद्र जी। तो देख लेते हैं
ने रस सिद्धांत 1964 ईस्वी में साधारणीकरण की व्याख्या की है। इन्हें रसवादी आलोचक भी कहा जाता है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को निम्नलिखित में से कौन से विद्वान ने सिद्ध सामंत युग कहा है? तो हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहने वाला जो विद्वान है वो है राहुल सांस्कृत्यायन जी। राहुल सांस्कृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है। अलग अलग विद्वानों ने आदिकाल का अलग अलग नाम दिया है। नामकरण की जो दृष्टि से आदिकाल का जो है नाम में काफ़ी मतभेद हुए हैं। तो विद्वानों के अनुसार किन्होंने वीर गाथा काल कहा, जैसे कि शुक्ल जी ने। चारण काल कहा डॉक्टर गिरीशन और राम कुमार वर्मा ने। वीर काल कहा विश्वनाथ प्रसाद ने। बिजवप्पन काल कहा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आरंभिक काल कहा मिश्र बंधुओं ने। प्रारंभिक काल कहा गणपति ने। और आदिकाल का नाम दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 22। प्रेम कथा का आधार मानकर सूफी अध्यात्म के सहारे प्रबंध लिखने वाले निम्नलिखित में से कौन से कवि रहे हैं? तो देख लेते हैं। मुल्ला दाऊद, कुतुबुद्दीन और मंजन तीनों के तीनों कवियों ने प्रेम कथा का आधार मानकर सूफी अध्यात्म के सहारे प्रबंध जो है काव्य लिखे हैं। तो उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। इन सभी कवियों ने प्रेम कथा को आधार मानकर सूफी अध्यात्म के सहारे प्रबंध काव्यों की रचना की है। सूफी काव्य धारा के अधिकांश कवि मुसलमान थे, लेकिन इनमें धार्मिक कट्टरता का अभाव था। इन कवियों ने सूफी मत के प्रचार प्रसार के लिए हिंदू घरों में प्रचलित प्रेम कहानियों को अपना काव्य का विषय भी बनाया है। और हिंदी के प्रथम सूफी कवि मुल्ला दाऊद को माना जाता है। सूफी कवि जो है हिंदी का प्रथम सूफी कवि कौन सा है? वो है मुल्ला दाऊद। और उनकी जो रचना है चंदायन, उसको प्रथम सूफी रचना माना जाता है। अवधी भाषा की प्रथम रचना माना जाता है। बढ़ते हैं आगे। अवधी भाषा की प्रथम रचना पूछी जाए तो मुल्ला दाऊद जी द्वारा लिखी गई चंदायन। और प्रथम सूफी कवि पूछा जाए हिंदी का तो वो है मुल्ला दाऊद। देख लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम सूफी कवि जो है कुतुबुद्दीन को माना है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 23। उपेंद्र नाथ अस्क रचित जोंक किस प्रकार का एकांकी है? तो जोंक जो है एकांकी जो कि उपेंद्र नाथ अस्क जी द्वारा लिखी गई, तो ये एक सामाजिक व्यंग्य एकांकी मानी जाती है। जोंक एक सामाजिक व्यंग्य एकांकी है। इसमें बिन बुलाए मेहमान से असस्त परिवार की व्याख्या उकेरी है। हम सबके जीवन में कभी न कभी ऐसा मौका आता है जब बिन बुलाए मेहमान से परेशान हो जाते हैं और अतिथि करने की हमारी समय सीमा होती है, किंतु शिष्टाचारवश हम उस व्यक्ति को यह भी नहीं कह पाते कि वह वापस चला जाए। तो यही कहानी जो है जोक में दर्शाई गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 24। इनमें से कौन सा विचारक मार्क्सवादी है? तो इनमें से कौन सा विचारक मार्क्सवादी है? ये है जॉर्ज लुकाच। जॉर्ज लुकाच जो है मार्क्सवादी विचारक माने जाते हैं। जॉर्ज लुकाच मार्क्सवादी विचारक है। इसका प्रथम अवदान यथार्थवाद की मार्क्सवादी व्याख्या करना है। जॉर्ज लुकाच के अनुसार मनुष्यता की संपूर्ण विरासत के प्रति मार्क्सवाद की गहरी रुचि और संरक्षण की भावना है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। प्रश्न नंबर 25। निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण चीड़ों पर चांदनी आधारित है। निर्मल वर्मा जी द्वारा जो यात्रा संस्मरण है चीड़ों पर चांदनी किस पर आधारित है? यह एक यूरोप प्रवास पर आधारित है। देख लेते हैं। निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण चीड़ों पर चांदनी यूरोप प्रवास पर आधारित है। इसमें वस्तुओं और स्थितियों के अतिरिक्त यूरोपीय देशों की कलात्मक उपलब्धियों का भी सुंदर आंकलन किया गया है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 26। अछूत की शिकायत कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो अछूत की शिकायत कविता का प्रकाशन वर्ष रहा है 1924, जो कि एक दलित लेखक द्वारा लिखा गया हीरा डोम नामक लेखक की जो है रचना है। देख लेते हैं इससे संबंधित जुड़ी हुई जानकारी। आधुनिक हिंदी
के प्रथम दलित कविता अछूत की शिकायत 1914 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसमें के रचयिता हीरा डोम है और यह कविता भोजपुरी बोली में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से किस उपन्यास का संबंध अप्रवासी जीवन से है? तो इनमें से किस उपन्यास का संबंध अप्रवासी जीवन से है? वो हो जाएगा लाल पसीना। लाल पसीना उपन्यास का संबंध जो है अप्रवासी जीवन से है। अभिमन्यु अनंत को मॉरीशस का प्रेमचंद कहा गया है और लाल पसीना 1977 ईस्वी में जो सर्वश्रेष्ठ इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। इस उपन्यास में अप्रवासी भारतीयों के दर्द भरे जीवन का चित्रण किया है। गांधी जी बोले थे 1984 ईस्वी लाल पसीना की अगली कड़ी मानी जाती है। लाल पसीना की अगली कड़ी कौन सी है, ये भी पूछा जा सकता है। तो गांधी जी बोले थे। उसके बाद आंदोलन, एक बीघा प्यार, तीसरे किनारे पर, जम गया सूरज, शेफाली नदी बहती है और वह बीच का आदमी, खामोशी के चित्कार, इंसान और मशीन इत्यादि अभिमन्यु के उपन्यास है। तो ये नए लेखक है भाई। नई रचनाओं से संबंधित भी परीक्षाओं में काफ़ी बार रचनाएं पूछ ली जाती है, तो इनको भी आपको साथ साथ देखते हुए चलना है। कौन से जो है नए रचनाकार हुए हैं उनके द्वारा लिखी गई जो रचनाएं हैं उनको भी आपको बार बार रिवाइज करते हुए चलना है, ताकि करंट से संबंधित भी कोई प्रश्न पूछा जाए तो आप उसका सही आंसर दे सको। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 28, स्त्री तव का मानचित्र किसकी रचना है? स्त्री तव का मानचित्र निम्नलिखित में से अनामिका जी की रचना है। ये भी एक नई लेखिका रही है। स्त्री तव का मानचित्र जो है विमर्श विषयक अनामिका की प्रसिद्ध जो है रचना रही है। अनामिका हिंदी की कवयित्री है। हिंदी कविता में अपने विशिष्ट योगदान के कारण राष्ट्रीय परिषद पुरस्कार, साहित्य सम्मान भी इन्हें प्राप्त हो चुका है। भाषा भूषण अग्रवाल तथा केदार सम्मान पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। 2021 में इनके जो टोकरी में दिगंत नामक काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। ये आपको ध्यान रखना है। 2021 का साहित्य अकादमी पूछ लिया जाए तो टोकरी में दिगंत नामक काव्य संग्रह पर अनामिका जी को प्राप्त है। उसके बाद देखते हैं आगे। प्रश्न नंबर 29, नए नए लेखकों से संबंधित वही नई नई रचनाओं को भी देखते हुए चलना है। ये मैं आपको बार बार बताती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हम केवल आदिकाल भक्ति काल में ही फंसे रहें। तो बहुत सारे प्रश्न जो है आधुनिक काल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें कि शुरुआती और आधुनिक काल की जितनी भी बाद की जो रचनाएं हैं सभी रचनाओं को शामिल किया जाता है। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 29, भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक व लास्य रूपक कहा है? तो भारतेंदु जी ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक व लास्य रूपक कहा है? तो वो हो जाएगा हमारा भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा नाटक को उन्होंने नाट्य रासक व लास्यक रूपक कहा है भारतेंदु जी ने। भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी में जो है हिंदी का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक माना जाता है। इसमें भारतवर्ष की तत्कालीन परिस्थितियों का चित्रण तथा अंग्रेजी राज्य की परोक्ष निंदा की गई है। प्रश्न नंबर 30 देख लेते हैं। आज का अंतिम प्रश्न। आज के प्रैक्टिस सेट का लगभग 30-35 प्रश्नों को हम एक प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको जो है विद एक्सप्लेनेशन के साथ जो है एक एक प्रश्नों को जो समझ के साथ आप उनको कर सको। तो देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस नाटक में जातिवाद की समस्या को उठाया है? तो इनमें से कौन सा ऐसा नाटक है जिसमें जातिवाद की समस्या को उठाया है? वो है हमारा कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल नाटक में जातिवाद की समस्या को उठाया है। कोर्ट मार्शल नाटक जो है स्वदेश दीपक का चर्चित नाटक माना जा रहा है। काफ़ी प्रसिद्ध नाटक हुआ है ये कोर्ट मार्शल, जिसमें जातिवादी समस्या को उठाया है और कैप्टन कपूर छोटी जाति के जवान रामचंद्र को घृणापूर्ण व्यवहार द्वारा मानसिक प्रताड़ना देता है।
अनंत जो है रामचंद्र उस पर गोली चला देता है, उसका कोर्ट मार्शल कर देता है, वह मृत्युदंड स्वीकार कर लेता है। इस नाटक द्वारा यह संदेश दिया गया है कि हमारे देश का हर क्षेत्र, यहाँ तक रक्षा विभाग, सेना भी जातिवादी मानसिकता का शिकार है। स्वदेश दीपक द्वारा लिखा गया यह जो नाटक है 3 संकलनों में बांटा गया है। कोर्ट मार्शल और अन्य नाटक स्वदेश दीपक द्वारा लिखे गए 3 नाटकों का संकलन है। जो यह नाटक है 3 नाटकों का संकलन है, कोर्ट मार्शल और अन्य नाटक। इन नाटकों में शामिल है कोर्ट मार्शल, बाल भगवान और सबसे उदास कविता। यानी जो स्वदेश दीपक जो है उन्होंने 3 नाटकों का संकलन किया है। किस किस का? कोर्ट मार्शल, बाल भगवान और सबसे उदास कविता। ये सभी जो है नाटक स्वदेश दीपक जी के हैं। अगर परीक्षा में पूछ लिए जाए, कोर्ट मार्शल में हिंदी के पाठक को परिचित कर रहे, लेकिन अन्य नाटकों में भी इनकी दिलचस्पी रही है। इसके बाद और अन्य प्रश्न भाई हम नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे। और अगले प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत मैं जो है और आगे नए नए प्रश्नों को लाने की कोशिश करूँगी, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को भी हमने इसमें शामिल किया है। चाहे किसी भी स्टेट के अंतर्गत प्रश्न पूछे गए हो, यूपीटी जीटीपी के अंतर्गत पूछे गए हो, या एनटीए नेट के अंतर्गत पूछे गए हो, या DSSB के अंतर्गत प्रश्न पूछे गए हो, या किसी भी स्टेट के अंतर्गत, या कोई परीक्षा जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम जो है विद एक्सप्लेनेशन के साथ, विद सॉल्यूशन के साथ करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हिंदी साहित्य जो है हमारा, उसका पाठ्यक्रम लगभग सभी परीक्षाओं का एक जैसा होता है। और उन्हीं प्रश्नों को घुमा फिरा कर कहीं किसी न किसी परीक्षा में बार बार पूछ लिया जाता है। इसलिए हम संपूर्ण हिंदी से संबंधित संपूर्ण हिंदी का निचोड़ इन प्रश्नों के माध्यम से करने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। और किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो। और अगर किसी भी प्रकार से आपको क्लास चाहिए, किस टॉपिक पर क्लास चाहिए, ये भी आप सजेस्ट कर सकते हो। मैं ज़रूर आपके कमेंट्स के आधार पर जो है क्लास को लाने की पूरी कोशिश करूँगी। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।